नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो भारत की आज़ादी की ओर हमें अग्रसर कर रहा है। उस प्लान का नाम था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो है 3 जून 1947 को आया था, इसलिए इसी प्लान को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस माउंटबेटन प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा आज इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ना कि ये प्लान प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ध्यान रखना, सबसे पहले हम जो है माउंटबेटन प्लान से पहले इस माउंटबेटन प्लान की पृष्ठभूमि को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और ध्यान रखना, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो इस प्लान से भी ज्यादा बड़ी है। यहां पर जो पृष्ठभूमि होगी वो पृष्ठभूमि जो है प्लान से भी ज्यादा बड़ी है। देखते हैं क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब परमाणु हमला हुआ जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा, तो उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया। ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए और उन चुनाव के अंदर चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने एवं वे लेबर पार्टी से थे और लेबर पार्टी का रवैया कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में थोड़ा सा नरम था भारत के प्रति। इसलिए क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। इसलिए उस मिशन को इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो एक बिंदु आप लोग ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो है ये बेसिकली मार्च 1946 में भारत में आया था। और कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, इसके 3 ऑब्जेक्ट थे। एक ऑब्जेक्ट इसका था कि भारत के संवैधानिक गतिरोध का समाधान करना, कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिफिकेशन है उस संवैधानिक गतिरोध का समाधान कैसे किया जाए। और दूसरा, इसी में एक बिंदु था संविधान सभा का चुनाव। तो एक इसमें सेकंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट होगा संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अंतरिम सरकार का निर्माण, अंतरिम सरकार का निर्माण। और ध्यान रखना, ये तीनों ही बिंदु यहां पर इसने बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किए। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद जो पहला निष्कर्ष निकाला, इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ही अस्वीकार कर दिया, उसे अतार्किक बताया, जो मैंने आपको कल समझाया था। साथ ही साथ इस मिशन ने संविधान सभा के गठन की स्पष्ट रूप से बात कही और ये कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा में, चूंकि उस समय पूरे भारत की, ब्रिटिश भारत की और देशी रियासतों को मिलाकर जनसंख्या 38 करोड़ के आसपास थी, तो संविधान सभा जो थी उस संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स का होना तय था, क्योंकि 38 करोड़ 90 लाख के आसपास जनसंख्या थी। और उसमें से ये कहा गया कि 296 जो है वो आएंगे ब्रिटिश भारत से, 296 जो है वो आएंगे ब्रिटिश भारत से और 93 आएंगे देसी रियासतों से। ये पार्ट भी मैंने कल आपको करवा दिया था, बस मैं आपको इसका अटैच करना चाह रहा हूं कि देसी रियासतों से होंगे 93। अब यहां पर जो 296 थे इनका निर्वाचन होना था, मतलब ये इनका चुनाव होगा, लेकिन इनका चुनाव जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से होना था। और 93 जो थे ये मनोनीत थे। अब कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि आपसे अगर ये पूछे कि भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान स्पष्ट रूप से किस मिशन के अंतर्गत किया गया था, तो उत्तर होगा आपका कैबिनेट मिशन, मार्च 1946। अब इस संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो ध्यान रखना, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, कुछ सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ और कुछ का मनोनयन से हुआ। और कुल मिलाकर संविधान सभा का चुनाव जो है वो बेसिकली, या संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 में पूरा हो गया।
जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन पूरा हो गया। और जाहिर सी बात है, उस समय 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए संविधान सभा में बहुमत जो है वो कांग्रेस का आना तय था। कुल मिलाकर जो 389 मेंबर्स थे उसमें कांग्रेस के सदस्य आ गए 208, अर्थात संविधान सभा में बहुमत जो था वो कांग्रेस के पास में था। और ये एक नियम है कि जिस पार्टी के पास संविधान सभा में बहुमत हो उसी की अंतरिम सरकार बनती है। इसलिए अंतरिम सरकार जो था उसका बनना लगभग तय था। और ये अंतरिम सरकार जो है वो किसके नेतृत्व में बनेगी? कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी, ये तय हो गया। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, जो मैंने यहां पर लिखा, संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा गठन होने के बाद अंतरिम सरकार, तो ध्यान रखना मैंने यहां पर लिखा अंतरिम सरकार। अब जो अंतरिम सरकार है, उस समय भारत में वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने 6 अगस्त 1946 को 6 अगस्त 1946 को, देखो, अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता नेहरू को 6 अगस्त 1946 को वेवेल द्वारा आमंत्रित किया गया। वेवेल द्वारा आमंत्रित किया गया। और ध्यान रखना, वेवेल द्वारा आमंत्रित किसको किया गया था? तो उत्तर होगा नेहरू को, कि आप अंतरिम सरकार बनाइए। ध्यान रखना, जिस समय भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था उस समय पृथक राष्ट्र की मांग अपने चरम पर थी। आर पार की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के बावजूद भी वो पृथक राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए था, जिससे सांप्रदायिक दंगे और अधिक तेज हो गए। साथ ही साथ जब इस बात का पता मोहम्मद अली जिन्ना को लग गया कि चूंकि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत है, इसलिए भारत में जो सरकार बनेगी और जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस के अनुरूप बनेगा, इसलिए उसने असहयोग करना शुरू कर दिया। अब यहां पर देखिए, अंतरिम सरकार के लिए वेवेल द्वारा नेहरू को इनवाइट कब किया गया? 6 अगस्त 1946 को। 12 अगस्त 1946 को नेहरू ने स्वीकार कर लिया कि वो अंतरिम सरकार को बनाएंगे। नेहरू ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और जब नेहरू ने स्वीकार कर लिया तो इसी के बाद जब उसको लगा जिन्ना को कि अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा, तो उसने घोषित कर दिया कि हम 16 अगस्त 1946 को क्या बनाएंगे? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। और ये ध्यान रखना आप लोग कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाएंगे। और ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 को स्पेशली बंगाल से ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुए जो दुनिया में कहीं नहीं देखे गए। और इन सांप्रदायिक दंगों को हम भारत के इतिहास का एक काला दिवस भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रिटिश की मौन स्वीकृति ने भारत में इस प्रकार के दंगों को व्यापक स्तर पे जगह दे दी। तो ये मैंने यहां बताया 16 अगस्त 1946 को। अब 16 अगस्त के बाद में एक डेट आती है और वो है 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को ये घोषणा हो गई नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और वो अंतरिम सरकार इस प्रकार से बनेगी। लेकिन जब 16 अगस्त को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, उसके बाद गांधी जी अड़ गए कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को अंतरिम सरकार में जगह दीजिए। यह सत्य है कि अंतरिम सरकार केवल कांग्रेस की बननी चाहिए थी, क्योंकि संविधान सभा में बहुमत जो था वो कांग्रेस का था। लेकिन फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया और कहा गया कि आप मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने का प्रयास कीजिए ताकि उसको भी अंतरिम सरकार में शामिल कर सके। तो एक फॉर्मूला पेश किया गया
कि जो अंतरिम सरकार को यहां पर एक फॉर्मूला पेश किया गया, और वो फॉर्मूला क्या था कि अंतरिम सरकार का जो गठन है, देखो 6 अगस्त को वेवेल ने बुलाया है, 12 अगस्त को नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार बनाना स्वीकार किया है, 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की है, और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की है, और 24 अगस्त को नेहरू ने घोषणा कर दी कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे। लेकिन गांधी और अन्य नेताओं के कहने पर अंतरिम सरकार का एक प्रारूप पेश किया गया कि अंतरिम सरकार इस प्रकार से बनेगी कि अंतरिम सरकार जो होगी उसमें टोटल 14 मेंबर होंगे। अंतरिम सरकार में कितने मेंबर होंगे? 14, जिसमें से 6 मेंबर जो है वो होंगे कांग्रेस के, और 5 मेंबर जो है ये होंगे मुस्लिम लीग के। 6 और 5 11, एक और एक। ये कहा गया कि एक जो है वो बेसिकली सिख समुदाय से होगा, एक ईसाई समुदाय से होगा, और एक जो है पारसी समुदाय से होगा। यहां पर आप इसको भी देखिए, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हो गई कि उसमें 14 मेंबर होंगे। अब अंतरिम सरकार जो शपथ लेगी, अंतरिम सरकार जो शपथ लेती है वो लेती है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन जाती है। लेकिन इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने शामिल होने से ही मना कर दिया। मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि जो भारत का संविधान बनेगा वो कांग्रेस की पसंद का बनेगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए भारत का संविधान, हमें पृथक राष्ट्र चाहिए और हम अपना संविधान खुद तैयार करेंगे। ये कौन कह रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। इस कारण जो 5 मेंबर रखे गए हैं यहां पर, ध्यान रखना, ये 5 मेंबर 2 सितंबर 1939, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार बनती है, तो यहां पे मैंने लिखा 2 सितंबर 1946। टोटल मेंबर कितने होंगे? 14। लेकिन मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो शामिल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तो पहले देखते हैं नंबर 1। एक तो इसमें कांग्रेस की ओर से आए जवाहरलाल नेहरू, तो ये नाम याद करने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जवाहरलाल नेहरू जो था, बेसिकली आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष है वो तो ध्यान रखना कौन होगा? वायसरॉय होगा, और वायसरॉय इन 14 में शामिल नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या है? जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष है, विदेश मामले हैं, राष्ट्रमंडल के मामले हैं, ये तमाम शक्तियां जो है वो बेसिकली नेहरू के पास में है। सबके याद नहीं करने हैं। नंबर 1। नंबर 2 जो है, एक सबसे बड़े कद्दावर नेता है सरदार पटेल। तो सेकंड मैंने आपको लिखा यहां पे सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल को दिया गया गृह विभाग, गृह एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है वो बेसिकली दिया गया किसको? वो दिया गया सरदार पटेल को। तीसरे कद्दावर नेता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। चौथा, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, और इनको बनाया गया श्रम मंत्री। 5वां, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जो राजगोपालाचारी थे उनको बनाया गया, राजगोपालाचारी को उस समय शिक्षा मंत्री बनाया गया था। आसिफ अली जो है वो बनाया गया उनको रेलवे। आसिफ अली रेलवे। बलदेव सिंह जो है इनको बनाया गया बल रक्षा मंत्री।
बल ताकत रक्षा मंत्री। आठवां आप देखोगे CH भाभा, इनको बनाया गया था उद्योग मंत्री। CH भाभा उद्योग मंत्री। और उसके बाद के कुछ नाम जो है वो आप खुद याद करने का प्रयास करना, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अंतरिम सरकार में टोटल मेंबर कितने होंगे, तो अंतरिम सरकार में टोटल जो मेंबर है वो बेसिकली अंतरिम सरकार में जो टोटल मेंबर है वो कितने हैं, 14 मेंबर हैं। लेकिन मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं हुई। जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई तो यहां पर अंतरिम सरकार में 2 सितंबर 1946 को जो सरकार बनी उसमें मेंबर कितने हुए, 12 ही शामिल हुए। उसमें कितने थे, 12। अब 12 के लिए आप देखोगे यहां पर दो नाम, एक तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह है तो कांग्रेसी, लेकिन इन्हें किस समुदाय से भेजा गया था, तो सिख समुदाय से भेजा गया था। एक CH भाभा, CH भाभा जो है वो किस समुदाय से आए, पारसी समुदाय से आए थे, पारसी समुदाय से। उसके बाद आप देखो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां एक शामिल किया गया था सफाअत को, एक शरद चंद्र बोस को, शरद चंद्र बोस को, सफाअत, शरद चंद्र बोस और एक सैयद। ये सैयद का पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सैयद को, और एक जो है एक मेंबर और थे जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और वो किस कम्युनिटी से थे, वो बेसिकली ईसाई समुदाय से थे। वो ईसाई समुदाय से थे और उनको बेसिकली वित्त मंत्री बनाया गया था। अभी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है। तो ये था। यहां पर आप देखोगे इसमें कांग्रेसी कौन कौन है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, राजगोपालाचारी, आसफ अली, 6। और फिर कांग्रेस ने, चूंकि मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं किया, उसकी जगह पर 5 की जगह पर 3 और शामिल कर लिए, सफाअत, शरद चंद्र बोस और सैयद अली को। ये भी इसमें शामिल हो गए। एक ईसाई समुदाय से था, तो ईसाई समुदाय से जो थे उनका नाम मुझे याद इस समय नहीं आ रहा, लेकिन आप उनका ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि ये अंतरिम सरकार अपना काम करती रही, लेकिन अंतरिम सरकार हकीकत में काम क्या करती, भारत में सांप्रदायिक दंगे इस कदर हो रहे थे कि वो सांप्रदायिक दंगे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बन चुकी है। अब अंतरिम सरकार जब बनी तो ध्यान रखना, लॉर्ड वेवेल जैसे वायसरॉय ने अभी तक आजादी पूर्वक भारत में शासन किया था, लेकिन जब नेहरू उपाध्यक्ष बना अंतरिम सरकार का, तो उसने अंतरिम सरकार का काम करना एक प्रकार से ठप कर दिया। नेहरू किसी की बात को नहीं मानते थे और इससे वेवेल परेशान हो गया। दूसरी तरफ भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि अंतरिम सरकार में कैसे करके मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया जाए। इस बात को लेकर, और चूंकि वेवेल चाहता भी था कि नेहरू को काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई होना चाहिए, तो कहते हैं कि बैकडोर से वेवेल जिन्ना के पास गए और जिन्ना से कहा कि यार आप अंतरिम सरकार में शामिल क्यों नहीं होते हो, आपको अंतरिम सरकार में शामिल होना चाहिए। जब ये बात वेवेल ने जिन्ना से कही तो जिन्ना ने कहा हमें अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होना है। तो बोला क्यों, क्योंकि हमें पाकिस्तान चाहिए, हम पाकिस्तान से कम किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे। तो कहते हैं कि वेवेल ने जिन्ना को भड़काया कि तुम क्या पाकिस्तान बाहर रहकर ले सकते हो क्या, आप अंदर आके कुछ कीजिए। मतलब वेवेल ने एक चाल चली मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कि आप सरकार में शामिल होकर के कुछ करिए। इस बात पर वेवेल राजी हो गए, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना राजी हो गया। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मतलब मुस्लिम लीग जो है वो सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गई, मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। अब जैसे मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होती है, यहीं पर
एक बात को लेकर फिर मुद्दा अटक जाता है। मुस्लिम लीग ये कहती है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम मेंबर भेजने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग के पास में होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने जो मुस्लिम भेजे हैं उसको हटाइए। ये किसने कहा? जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की असली प्रतिनिधि है, इसलिए अंतरिम सरकार में यदि कोई मुस्लिम मेंबर होना चाहिए तो उसको भेजने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग के पास में होना चाहिए। अब जिन्ना ने जो बात कही, वेविल ने बात नेहरू से कही। नेहरू ने कहा कि अंतरिम सरकार को आप खत्म कर दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से पहला मेंबर कोई जाएगा तो वो कोई मुस्लिम ही जाएगा। हां, यह बात अवश्य है कि हमने 6 के स्थान पर जो ज्यादा कैंडिडेट हमारे डाल रखे हैं अंतरिम सरकार में, उस एक्सेस संख्या को हम हटा लेंगे, लेकिन यह शर्त हम नहीं मानेंगे कि कांग्रेस केवल हिंदू उम्मीदवार को भेजेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पर छाप लग जाएगी कि कांग्रेस एक हिंदूवादी संगठन है। अब विवेक वापस जिन्ना के पास में गया और उसने कहा, नेहरू ये कह रहा है कि वो किसी भी हालत में अगर सबसे पहले किसी मेंबर को भेजेंगे तो वो किसी मुस्लिम को ही अंतरिम सरकार में भेजेंगे। बात आके अड़ गई और जिन्ना जो एकदम मान गया था वो वापस रूठ गया, और रूठा इसलिए कि उसे पाकिस्तान से कम कोई चाहिए नहीं। लेकिन फिर वेवेल ने ये कहा जिन्ना से कि जिन्ना, एक बात बताओ, अगर नेहरू हिंदू है और वो किसी मुस्लिम को भेजता है तो आप मुस्लिम हैं, आप उसको काउंटर करने के लिए किसी हिंदू को भेज दीजिए। यहां पर यह पत्ता चल गया और मुस्लिम लीग ने एक हिंदू कैंडिडेट को अपने यहां भेजा जिनका नाम था जोगिंद्रनाथ मंडल। जोगीनाथ मंडल था इनका नाम, और इनको जो है मुस्लिम लीग की तरफ से एक हिंदू कैंडिडेट को भेजती है ताकि कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। ध्यान रखना, यहां पर ईसाई समुदाय का जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन मथाई। उनका नाम क्या था? जॉन मथाई। तो कुल मिलाकर जो पहली बार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी उसमें 12 ही सदस्य थे। उसमें 12 में 6 तो कांग्रेस के, 3 एक सिख, एक ईसाई और एक पारसी, 6 और 3 9, और 3 कांग्रेस ने अतिरिक्त और बना दिए। अब जब मुस्लिम लीग तैयार हो गई तो ये 3 कैंडिडेट जो यहां आप देख रहे हो इनको हटा दिया जाता है, लेकिन एक आसफ अली तो फिर भी है। अब इस 3 की जगह पर उसको मुस्लिम लीग को कितना दिया गया था? 5। तो 5 कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, एक नाम आएगा किसका? लियाकत अली का, और लियाकत अली मुस्लिम लीग की ओर से आते हैं। लियाकत अली, और लियाकत अली अंतरिम सरकार में आके वित्त मंत्री बन जाते हैं। और देखो, वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण प्रभार अगर उनके पास में जाएगा तो जाहिर सी बात है अंतरिम सरकार में अवरोध पैदा होगा। इसके अलावा आई.एस. चुंद्रीगर, गजानतर अली खान, ऐसे करके 5 कैंडिडेट जो है ये किसके आएंगे? मुस्लिम लीग के। मुझे 2 कैंडिडेट्स के नाम याद नहीं है, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वे 2 कौन से थे। कुल मिला के ये 5 जब आएंगे तो अंतरिम सरकार बन जाएगी, और मेंबर कितने हो गए? 14। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो उत्तर होगा नेहरू। और अंतरिम सरकार में क्या मुस्लिम लीग पहले शामिल हुई? नहीं, मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग जो शामिल हुई है वो बेसिकली 26 अक्टूबर 1946 को यहां बढ़ती है कि हम शामिल होंगे। तो ये बिंदु भी आप यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखें। अब इसके बाद हम आगे बढ़े। कुल मिला के भारत में अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग के साथ नवंबर से काम करना शुरू कर दिया। गठित हो गई 2 सितंबर 1946 को। लेकिन
जब ये मुस्लिम लीग के साथ जो अंतरिम सरकार बनी, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में इतनी टकराट हुई कि काम तो बहुत दूर की बात थी, ये आपस में लड़ते थे। इससे जो मैसेज गया जनता के बीच में, वो मैसेज और नकारात्मक गया और पब्लिक में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। जब पब्लिक में सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए तो ध्यान रखना, अब भारतीय उपनिवेश अंग्रेजों के किसी काम का नहीं था। जब अंग्रेजों किसी काम का नहीं था तो लॉर्ड वेवेल जो है, इस प्रकार के नकारात्मक संदेश कि अब भारत में दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नहीं मान रही है, कांग्रेस ये कह रही है, ऐसी बातें वो डेली एटली के पास पहुंचाते थे। इससे एटली का दिमाग खराब हो गया और एटली ने कहा कि अब वक्त आ गया है फैसला करने का। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था कि फरवरी 1947 आ गया। ऐसे करते करते फरवरी 1947, और जहां तक मुझे डेट याद है 18 फरवरी 1947, यहां पर एटली एक घोषणा करता है। आप लोगों के साथ एटली कौन है? तो ध्यान रखना, एटली उस समय की ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटिश पीएम एटली घोषणा करता है। और देखिए एटली घोषणा क्या करता है, बहुत ध्यान से। अभी तक यह कहा जा रहा था कि अंग्रेज भारत को तभी छोड़ेंगे जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, लेकिन यहां पर एटली ने बयान बदला और कहा कि अब बहुसंख्यकों के विकास को देखते हुए ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। हां, अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर बहुसंख्यकों के हितों पर आघात नहीं करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि आपकी सुरक्षा जरूर करेंगे, लेकिन बहुसंख्यकों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। अगर ये बात बहुत पहले कह देते तो शायद तुष्टीकरण की नीति का विकास नहीं होता। यहां पर जो सबसे बड़ी घोषणा एटली ने की, वो की कि जून 1948 तक, 30 जून 1948 कह सकते हो आप, लेकिन आप बड़ी बड़ी दिमाग में रखिए जून 1948। भारत आजाद होगा 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जब एटली घोषणा करता है फरवरी 1947 में, वो घोषणा करता है फरवरी 1947 में, और क्या कहता है कि जून 1948 में हर हालत में ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। वैसे भारत में लगे हुए थे अंग्रेजों, भारत छोड़ो, और एटली ने खुद ने कह दिया कि हम तैयार हैं भारत छोड़ने के लिए, लेकिन और डेट कंफर्म कर दी कि कब तक? जून 1948 तक। यहां पर बहुत टर्निंग पॉइंट आया है। अभी तक अंग्रेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और अंग्रेजों ने जब यह कह दिया कि वो भारत छोड़ने के लिए तैयार है, तो भारत में खलबली मच गई। खलबली इस बात की कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और पाकिस्तान का फैसला नहीं हुआ, तो मुस्लिम लीग का क्या होगा? इसलिए सांप्रदायिक दंगे और अधिक बढ़ जाते हैं। इसी घोषणा के साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को लग गया कि वेवेल में दम नहीं है, तो उसने वेवेल से कहा कि वेवेल, आप जो है वापस लंदन आ जाइए। और उसने तेज तर्रार व्यक्ति को भारत में भेजा, जिसे इतिहास में माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है, मतलब माउंटबेटन जो है ये वेवेल के स्थान पर नया वायसरॉय बनकर भारत में आता है। वेवेल के स्थान पर नया वायसरॉय, और कौन भेज रहा है? एटली। और जब एटली भेजेगा तो उसके साथ साथ एटली ने यह भी कह दिया है कि आप जब हिंदुस्तान जा रहे हो तो जून 1948 तक आपको हर हालत में भारत छोड़ देना है। तो अब भारत कौन रवाना हो रहा है? तो होगा माउंटबेटन।
ध्यान रखना, इसी माउंटबेटन का बचपन का नाम डिकी बर्ड था, इसलिए इतिहास में डिकी बर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, आप कहोगे कि सर जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही था तो छोड़ देते, इतना बोलने की क्या आवश्यकता थी? और भारतीय अंग्रेजों को कह रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो तुरंत छोड़ देना चाहिए था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश की इमेज पूरी दुनिया में थी। अगर ब्रिटिश भारत छोड़ देते बिना इस प्रकार की घोषणा किए और बिना भारतीयों का फैसला किए, तो पूरी दुनिया में यह आवाज लगती कि गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, और देखो देखो भारतीयों से डरकर अंग्रेज कैसे भाग रहे हैं, इन्होंने फैसला ही नहीं किया। इसलिए अपनी इमेज को ध्यान में रखते उन्होंने कहा कि हम जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। अब इधर एटली ने माउंटबेटन को क्या समझाया? भाई ये बात तो हो ही गई कि जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, तो एटली माउंटबेटन को जब भेजेगा तो भेजते हुए उसके कान में क्या बात कही, जो उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है। क्या कहा कि एटली ने माउंटबेटन से कहा, माउंटबेटन आप ऐसे भारत जाइए और ऐसे भारत से वापस आइए कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं। मतलब उसको कहा कि तू इतनी होशियारी के साथ जा और उनको सत्ता पकड़ा दे, और जैसे वो सत्ता पकड़ ले आप वापस आ जाइए, अब भारत में हमें नहीं रहना है। और एटली इस बात को जानता था कि भारत का जो अभी संवैधानिक गतिरोध का जो मसला है वो इतना जटिल है कि उसको सुलझाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि देशी रियासतें कह रही है कि हमें आजाद रहना है, मुस्लिम लीग कह रही है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि हमें अखंड भारत चाहिए, वामपंथी कुछ कह रहे हैं, कश्मीर रियासत कुछ कह रही है, हैदराबाद रियासत कुछ कह रही है। इसलिए बहुत जटिल मसला एटली को लगा। तो एटली ने माउंटबेटन से कहा कि आप ऐसे भारत जाइए और ऐसे भारत से वापस आइए कि दुनिया को यह न लगे कि देखो अंग्रेज भारत छोड़कर भाग रहे हैं। यही कारण है कि माउंटबेटन भारत में आया, और माउंटबेटन ने भारत आने के बाद ध्यान रखना उस समय भी अंतरिम सरकार बनी हुई है, और उस अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष नेहरू है, और अध्यक्ष बन जाएगा उसकी जगह माउंटबेटन वेवेल के साथ। अब माउंटबेटन जब इंडिया में आया तो माउंटबेटन ने गांधी से मुलाकात की, नेहरू से अलग से मिले, सरदार पटेल से मिले, मोहम्मद अली जिन्ना से मिले, वामपंथी पार्टियों से मिला, देशी रियासतों से मिला। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग खराब हो जाता है, और लॉर्ड माउंटबेटन जिससे मिला उसने अपने दिल की बात बताई। जैसे रियासतों के राजाओं से जब मिला तो रियासतों के राजाओं ने कहा हम जैसे हैं वैसे सही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से मिला तो पाकिस्तान की मांग, कांग्रेस से मिला, नेहरू कह रहा है अखंड भारत। किसकी सुने? कहते हैं कि माउंटबेटन ने सबसे पहले एक प्लान तैयार किया जिससे इतिहास में बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कौन सा प्लान तैयार किया? बाल्कन प्लान। और इस बाल्कन प्लान में क्या था कि जहां जहां पर भारत में सांस्कृतिक एकता है और जहां जहां जो जो रियासत आजाद रहना चाहती है उसको वो वहां सत्ता पकड़ा दी जाए। ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में हुआ था, और यदि बाल्कन प्लान सक्सेस हो जाता तो भारत एक महाद्वीप हो जाता,
क्यों? क्योंकि यहाँ तमाम रियासतें अपने आप में एक देश की भूमिका अदा करती। ब्रिटिश भारत में भी अलग अलग स्टेट होते। जब बाल्कन प्लान तैयार किया गया तो बाल्कन प्लान माउंटबेटन जो कि वाइसरॉय है और वो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने इसको सबसे पहले, आपको पता होगा कि आज भी स्टेट जो है वो हमेशा गृह मंत्रालय के पास आते हैं। स्टेट या राज्यों का गठन जो है, तो उसने पूरी बात, माउंटबेटन ने पूरी बात सरदार पटेल के गृह सचिव थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उनके गृह सचिव थे वीपी मेनन। मेनन साहब को पूरी बात बताते हैं, जो उनके आईएएस अधिकारी थे सरदार पटेल के। सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। तो जब माउंटबेटन ने समझाया कि भारत में कोई रास्ता नहीं है, जो जहां से आजादी मांग रहा है उसको आजाद कर दिया जाए, वीपी मेनन साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नेहरू इस बात को स्वीकार करेंगे। वीपी मेनन ने यह बात सरदार पटेल को बताई कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं। सरदार पटेल ने कहा कि इस प्लान को यहीं पर दफन कर दीजिए, यहीं पर दफन कर दीजिए, इस प्लान को वापस बाहर मत निकालना, अगर आपने नेहरू को दिखाया तो चिढ़ जाएंगे। कहते हैं कि ये जो बाल्कन प्लान था, ये बाल्कन प्लान आने से पहले ही दफन कर दिया गया, इसलिए इतिहास में किसी बुक में इसका नाम नहीं आता है, लेकिन ये प्लान लाया गया था। उसके बाद माउंटबेटन ने फिर पूरी तरह से दिमाग लगा करके क्या लॉजिकली हो सकता है वो तैयार करने की कोशिश की। इस समय क्या हुआ कि जब सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे, तो यहां पर गांधी जी घोषणा करते हैं कि यदि भारत का विभाजन किया गया तो विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, मैं मर जाऊंगा। यहीं पर सरदार पटेल भी इस स्पीच में घोषणा करते हैं कि हमें कटा फटा ही सही लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। मतलब अलग अलग टिप्पणियां आ रही थी, जिसमें कुछ टिप्पणियां विभाजन के पक्ष में थी, कुछ अखंड भारत के पक्ष में थी, और कुछ लोगों का मानना था कि जितना भारत बने वो स्वस्थ भारत बनना चाहिए। इसलिए माउंटबेटन ने फिर एक बार पूरा प्लान तैयार किया। ध्यान रखना, फ्रीडम एट मिडनाइट नामक एक बुक के अंदर माउंटबेटन को सपनों का राजकुमार कहा गया है। सपनों के राजकुमार का मतलब क्या होगा? माउंटबेटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत जैसी जटिल समस्या का आखिर समाधान निकाल ही लिया, और जो समाधान निकाला उसका सबसे प्लस पॉइंट था कि माउंटबेटन ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय हैं, और ये दोनों अलग संप्रदाय है, ये दोनों अलग अलग संप्रदाय नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दो राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। ये किसका कहना था? मोहम्मद अली जिन्ना का। लेकिन माउंटबेटन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बन सका। अब हम ये देखें कि जो माउंटबेटन प्लान आएगा वो प्लान क्या था। तो ये पूरी मैंने आपको सबसे पहले इस प्लान से पहले पृष्ठभूमि बताने का प्रयास किया है, और शायद आपको जानकर हैरत हो कि अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो माउंटबेटन प्लान से कम उसके पृष्ठभूमि से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर मैंने यहां लिखा माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, और चूंकि माउंटबेटन की बचपन का नाम डिकी बर्ड था, इसलिए इस प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। या फिर इसी प्लान को 3 जून को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसको 3 जून 1947 के आधार पर इसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। 3 जून योजना भी कहा जाता है। किस प्लान को? माउंटबेटन प्लान को 3 जून योजना भी कहा जाता है। अब इस प्लान को हम देखें। इस प्लान में नंबर 1 पहला बिंदु क्या कहा? आपको पता है कि भारत का संविधान सभा कब बन चुकी है? हमने कहा जुलाई 1946 में। हमारी संविधान सभा जुलाई 1946 में बन चुकी है, और ये प्लान आ रहा है जून 1947 के अंदर। तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह लगेगा संविधान सभा पर कि संविधान सभा अपना काम करे या नहीं करे।
क्या संविधान सभा पाकिस्तान की अलग बनेगी? क्या संविधान सभा रियासतों की अलग बनेगी? यहां पर माउंटबेटन प्लान में बहुत बढ़िया बात कही, और वो क्या कही कि संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर ये लागू नहीं होगी। पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या कि माउंटबेटन प्लान में संविधान सभा के काम को रोका नहीं गया, बल्कि उसको अनवरत जारी रखा। यही कारण है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद उसके गठन से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर हमारा संविधान तैयार हो गया। अगर संविधान सभा का काम माउंटबेटन योजना के द्वारा रोक दिया जाता तो शायद भारत का संविधान बनने में लंबा वक्त लग जाता, लेकिन संविधान सभा का कार्य नहीं रोका गया। तो पहला पॉइंट क्या था? संविधान सभा अपना कार्य करती रहेगी। संविधान सभा अपना कार्य करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां ये लागू नहीं होगी, वहां ये लागू नहीं होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान माउंटबेटन योजना के प्रमुख बिंदु क्या थे, तो उसमें आपका पहला पॉइंट जो होगा संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर ये लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि अब अगर विभाजन की बात करें तो दूसरी समस्या आएगी देशी रियासतों को। तो यहां पर प्रिंसली स्टेट जो थे, जो लगभग भारत के अंदर 562 थे, यहां पर देशी रियासतों के संदर्भ में भी इस माउंटबेटन योजना में बहुत अच्छा बिंदु क्या गया कि देशी रियासतों को ये तय करना है कि भारत के किस भाग के साथ जाना है, किस भाग के साथ जाना है। इसका अधिकार रियासत के राजा को दे दिया गया। इसका अधिकार रियासत के राजा को दे दिया गया। तो ध्यान रखना, देशी रियासतों वाला ये जो बिंदु था ये बहुत सकारात्मक था कि देशी रियासतों को तय करना है कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ जाना है। लेकिन इस पॉइंट की कमी ये थी कि इसमें अनिवार्यता कम झलक रही थी। पहली बात तो यहां पर इसका मतलब होगा कि देशी रियासतों को तय करना है कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ था कि अनिवार्य रूप से ही जाना है। इसलिए कई रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, जैसे कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत। वो ऐसी रियासत थी कि भौगोलिक रूप से वो कहीं या तो जाना चाह रही है या कहीं जाना नहीं चाह रही है, तो वहां पर फैसला लेने में लेट हुआ, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है और ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव तो इस संदर्भ में है कि देशी रियासतों को कहीं ना कहीं इशारा कर दिया गया था कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ जाना है तय करना है। फिर तीसरा बिंदु ये कहा, तीसरा बिंदु, अब आप देखिए कि अगर हम भारत की बात करें तो उस समय के भारत में 2 प्रकार का भारत है। एक भारत जो है वो 2 प्रकार का है। एक भारत का नाम हो गया ब्रिटिश भारत और एक भारत का नाम हो गया देशी रियासत। अब देशी रियासतों वाले भारत को कह दिया गया कि आपको यह तय करना है कि भारत के किस भाग के साथ जाना है। अब रह गई ब्रिटिश भारत। उस ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत हैं। कितने प्रोविंस हैं? 11 प्रांत हैं। उन 11 प्रांतों में 3 प्रांत यहां पर हैं। 3 प्रांत यहां पर है। बलूचिस्तान रियासत थी, बलूचिस्तान रियासत थी। तो यहां पर 3 प्रांत है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। दूसरा यहां पर एक प्रांत है पंजाब और तीसरा प्रांत है सिंध। मतलब ये वो एरिया है जहां मुस्लिम डोमिनेंट है।
और एक यहां पर प्रांत है जिसका नाम है बंगाल, और बंगाल के बाद यहां पर एक प्रांत है असम। असम का एक जिला है जिसका नाम है सिलहट। ये असम का पार्ट था, कौन सा? सिलहट। बाकी जितने भी प्रांत थे, चाहे आप किसी प्रांत को उठाइए, जैसे मध्य प्रांत, यहां भी मुसलमान है लेकिन मेजॉरिटी हिंदू जनसंख्या की है। संयुक्त प्रांत, यहां भी मुस्लिम बड़ी संख्या में है लेकिन मेजॉरिटी हिंदूज की है। फिर यहां पे आ गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहां पर आ गया मद्रास प्रेसिडेंसी, यहां पे आ गया उड़ीसा प्रेसिडेंसी, यहां पे आ गया बिहार। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि यह हिंदू मेजॉरिटी के अंदर है। और यदि भारत के किसी भाग के मुस्लिम्स को जाना है तो जा सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं किया गया कि जो जहां है वहीं रहना है, बल्कि ये अधिकार दे दिया गया कि यदि कोई मुस्लिम पाकिस्तान वाले भाग में जाना चाहता है तो जा सकता है विभाजन की स्थिति में, और यदि पाकिस्तान का कोई हिंदू भारत में आना चाहता है तो आ सकता है। ये दे दिया गया था अधिकार। तो पहला पॉइंट देखिए आप, संविधान सभा अपना काम करती रहेगी, जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर यह लागू नहीं होगा। क्या? संविधान किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान। दूसरा पॉइंट था, देशी रियासतों को तय करना है कि उन्हें भारत के किस भाग के साथ रहना है। तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट, अब यहां से देखें, विवाद जो है वो कितनी जगह पर है? 1 2 3 और 4 और 5। तो ध्यान रखना कि विवाद का समाधान करने के लिए एक तरीका है कि जनता की राय पूछ ली जाए और पब्लिक से वोटिंग करा ली जाए कि वो पब्लिक क्या चाहती है। तो जहां पब्लिक की राय पूछी जाती है उसको हम कहते हैं जनमत संग्रह, उसको हम कहते हैं रेफरेंडम। अब रेफरेंडम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, यहां मुस्लिम डोमिनेंट है लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े भारत हितैषी थे, उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ जाना है। और ध्यान रखना, जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह हुआ और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बहुसंख्यक जनसंख्या ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, तो उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने टिप्पणी की कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया और कांग्रेस ने हमें भेड़ियों को सौंप दिया है। मतलब उसने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के लिए शब्द क्या यूज किया? भेड़िया। तो आप अंदाज लगा सकते हो उधर भी कई देशभक्त थे, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम था सीमांत गांधी, जिसको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। अब जनमत संग्रह भारत में 2 ही जगह पे हुआ। वो 2 जगह कौन सी थी? और ध्यान रखना, ये प्लान लाने से पहले लगभग माउंटबेटन ने पता कर लिया था कि कौन किधर जाएगा। मतलब माउंटबेटन को इस बात का पता था कि भारत का विभाजन होना तय है, इसलिए प्लान उसी के अनुरूप आया है। तो यहां पर 2 जगह पर रेफरेंडम हुआ है। एक तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जनमत संग्रह हुआ और इस प्रांत ने पाकिस्तान के पक्ष में जाना स्वीकार किया। और दूसरा जो है वो था असम का सिलहट। यहां पर भी जनमत संग्रह हुआ और असम का सिलहट जो था वो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश के साथ में है, तो 3 आपने पढ़ लिए, संविधान सभा, देशी रियासत और जनमत संग्रह। जनमत संग्रह केवल 2 जगह पर हुआ, 1 और 2, असम के सिलहट में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। अब चौथा पॉइंट आप समझना, चौथा पॉइंट जैसे सिंध है, चौथे पॉइंट में जैसे सिंध है, तो सिंध के अंदर 1945 में चुनाव हुए थे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दिसंबर 1945 में भारत में आम चुनाव हुए थे, केंद्रीय विधानसभा के और प्रांतीय विधानसभा के। ऐसे ही सिंध विधानसभा के भी चुनाव हुए थे और सिंध विधानसभा सिंध की जनता द्वारा चुनी हुई थी। अब सिंध की विधानसभा सिंध की जनता द्वारा चुनी हुई है और उसमें मेजॉरिटी बहुसंख्यक मुस्लिम कैंडिडेट्स के हैं। तो ये कहा गया
कि सिंध की विधानसभा ये तय करे कि उसे भारत के किस भाग के साथ जाना है। और ध्यान रखना, सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार किया। सिंध की विधानसभा तय करे कि उसे भारत के किस भाग के साथ जाना है, किस भाग के साथ जाना है। ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। सिंध के बाद में जो पांचवा बिंदु होगा, पांचवा पॉइंट, और पांचवा क्या है? पांचवा पंजाब विधानसभा। तो पंजाब विधानसभा वाला जो बिंदु है वो याद रखना है आपको, क्या कि पंजाब के भविष्य का अधिकार पंजाब की विधानसभा पर छोड़ दिया गया। पंजाब की विधानसभा का भविष्य, पंजाब का भविष्य पंजाब की विधानसभा पर छोड़ दिया गया। और ये तय किया गया कि पंजाब विधानसभा जो है, सपोज कीजिए ये पंजाब विधानसभा है, पंजाब विधानसभा है, और इस पंजाब विधानसभा में जाहिर सी बात है जो हिस्सा आज की तारीख में पाकिस्तान वाली साइड में था वो हो जाएगा पश्चिमी पंजाब, और जो आज हमारे पास में है वो पंजाब का पार्ट हो गया पूर्वी पंजाब। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि पश्चिमी पंजाब में वैसे ही मुस्लिम एमएलए ज्यादा थे पंजाब विधानसभा में, और इस साइड में ज्यादातर या तो सिख थे या हिंदू थे। तो यहां पर क्या कहा गया कि पंजाब विधानसभा की बैठक बुलाई जाए। वापस रिपीट कर रहा हूं, पांचवा पॉइंट पंजाब विधानसभा। पंजाब का अधिकार किस पर छोड़ दिया गया? तो उत्तर होगा पंजाब की विधानसभा पर। और क्या कहा गया कि पंजाब विधानसभा की बैठक बुलाई जाए, और उस बैठक में पंजाब के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के एमएलएस की मीटिंग अलग की जाए, और पंजाब के सिख या हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र के एमएलएस की बैठक अलग की जाए। और यदि इसमें से कोई भी एक पक्ष विभाजन स्वीकार कर ले तो विभाजन कर दिया जाए। कुल मिलाकर वापस रिपीट कर रहा हूं, पंजाब का भविष्य किस पर छोड़ा गया? पंजाब की विधानसभा पर, अर्थात पंजाब में जनमत संग्रह नहीं हुआ। और पंजाब का ये फैसला पंजाब की विधानसभा पर छोड़ा गया, और कहा गया कि पंजाब विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के एमएलएस की बैठक अलग अलग बुलाई जाए, और यदि उसमें से कोई एक पक्ष विभाजन को स्वीकार करे या विभाजन के पक्ष में वोटिंग करे तो फिर विभाजन कर दिया जाए। इसी प्रकार आप देखोगे उसके बाद में 6 पॉइंट। अब बच गया कौन सा? बंगाल। अब बच गया बंगाल। बंगाल का अधिकार किसको दिया गया? तो सपोज कीजिए ये भारत, और उस भारत में ये सपोज कीजिए बंगाल था। ये बंगाल था, एक तरफ पश्चिम बंगाल एक तरफ पूर्वी बंगाल, लेकिन पूरे बंगाल की विधानसभा तो एक ही थी। तो यहां पर यह कहा गया कि बंगाल के विभाजन का अधिकार बंगाल की विधानसभा को दिया जाए, और उसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के एमएलएस की बैठक अलग बुलाई जाए, और मुस्लिम ये हो जाएगा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। ध्यान रखना, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होगा उसमें मान लीजिए 100 एमएलए हैं तो 80 एमएलए हो सकता है उसमें हिंदू हो, और 20 एमएलए फिर भी इधर हिंदू हो सकते हैं, 20 मुसलमान हो सकते हैं। इधर अगर 100 एमएलए टोटल तो उसमें 80 मुसलमान हो सकते हैं और 20 हिंदू हो सकते हैं। लेकिन क्या कहा जाएगा? बंगाल का अधिकार, बंगाल के विभाजन के फैसले का अधिकार बंगाल की विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा, और बंगाल विधानसभा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के एमएलएस और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के एमएलएस की बैठक अलग अलग बुलाई जाए, और उसमें यदि कोई एक पक्ष विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए। ये बात भी यहां पर स्वीकार कर ली गई। तो छठा पॉइंट हो गया बंगाल, और बंगाल का अधिकार किस पर छोड़ दिया गया? तो उत्तर होगा बंगाल की विधानसभा पर। और कैसे?
कि बंगाल विधानसभा के हिंदू बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के एमएलएज की बैठक अलग अलग बुलाई जाए और कोई एक पक्ष यदि विभाजन चाहे तो विभाजन कर दिया जाए, ये उसमें आएगा। अब हम आगे बढ़े तो ये हो गए 6 पॉइंट। सातवां कहा गया, सातवां कि रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, मतलब यहां नाम नहीं आया है, ये कहा गया कि विभाजन की स्थिति में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा जो सीमा रेखा तय करेगा। और ध्यान रखना आगे चलकर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ऐसा आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आठवां सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु था और वो था क्या कि विभाजन के बाद, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस फैसले के साथ ही ब्रिटिश सरकार भारत को 2 राज्यों के रूप में या 2 राष्ट्रों के रूप में डोमिनियन स्टेटस के रूप में मान्यता प्रदान करेगी। मतलब लास्ट जो 8वां पॉइंट आया है वो बेसिकली क्या दिया गया, डोमिनियन स्टेटस। मतलब माउंटबेटन योजना में क्या बिंदु है, डोमिनियन स्टेटस। और शायद आपको जानकर हैरानी हो कि जिस डोमिनियन स्टेटस का लगातार 1928 के बाद विरोध हो रहा था, माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत जो 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनने थे, उनको शुरुआत में स्टेटस क्या दिया गया, वो था डोमिनियन स्टेटस। तो यहां पर ध्यान रखना, आप कहोगे सर अंग्रेजों ने तो ये कह दिया था कि हम भारत छोड़ देंगे, तो यस, अंग्रेजों ने तो ये कह दिया था 30 जून 1948 को वो हर हालत में भारत छोड़ देंगे। ये प्लान कब आ गया है, ये प्लान आ गया 3 जून 1947 को, और अंग्रेजों ने भारत कब छोड़ दिया है, 15 अगस्त 1947 को। तो फिर डोमिनियन स्टेटस की बात क्यों की गई, तो ध्यान रखना डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी और सत्ता भारत पाकिस्तान की दोनों क्षेत्रों में उनके लोगों के हाथ में सौंप दी जाएगी। ये डोमिनियन स्टेटस यहां पर दिया नहीं गया था बल्कि मांगा गया था। मांगा इसलिए गया कि भारत जैसे देश में विभाजन के बाद भी जितने मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, उससे ज्यादा मुसलमान तो भारत में रुके हुए थे, और उन लोगों को यह भरोसा दिलाना अधिक जरूरी था कि भारत की सत्ता अब भी अंग्रेजों के हाथ में है, और जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता है और जब तक उस संविधान में अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार नहीं दे दिए जाते हैं, तब तक आपका विश्वास न जीते तब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे। जिस दिन हम अंग्रेज भारतीयों को, भारतीय मुसलमानों को अधिकार दे देंगे, ये डोमिनियन स्टेटस अपने आप ही हट जाएगा, अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। मतलब यहां पर अंतिम समय के अंदर जो डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस दिया गया है, ये दिया नहीं गया था बल्कि मांगा गया था ताकि मुस्लिम विश्वास को भारत में जीता जा सके। ये था आपका माउंटबेटन प्लान, और इस प्लान के तहत लगभग जून 1947 में तय हो गया था कि भारत का विभाजन होगा। और मैं तो कह रहा हूं भारत के विभाजन की नींव तो बंगाल विभाजन में पड़ गई थी, लेकिन 1937 के चुनाव के बाद की स्थिति ने इसको अनिवार्य बना दिया। राजगोपालाचारी फॉर्मूला में लगभग स्वीकार किया जा चुका था, विभाजन के मुद्दे को स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विभाजन की स्थिति में कॉमन सेंटर बनाया जाएगा। फिर सरदार पटेल के बयान से भी बात समझ सकते हैं कि पटेल ने यह कहा कि हमें कटा फटा ही सही लेकिन स्वस्थ भारत चाहिए। इसलिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की, वो योजना स्वीकार कर ली गई। यह स्वीकार हुई 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा, और ब्रिटिश संसद ने इस प्लान को स्वीकार करके जो अधिनियम पास किया, उसी अधिनियम को कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा, उसका बेस क्या है, उसका बेस माउंटबेटन प्लान है, माउंटबेटन योजना है। मतलब माउंटबेटन अपनी योजना बना करके उसे ब्रिटिश संसद में रखेंगे। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया, जिसके तहत
15 अगस्त 1947 को दो डोमिनेंट स्टेट बने, भारत और पाकिस्तान। किस अधिनियम में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द आया? अधिनियम, प्लान नहीं, अधिनियम में। तो उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसको हम अलग से पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये पूरा बताने का प्रयास किया। अब 18 जुलाई के बाद 15 अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, 15 अगस्त की डेट फिक्स है। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा पहले कर दी कि 30 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे, लेकिन हकीकत में उनको भी इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही भारत छोड़ दिया। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन उसके कुछ चंद पलों पहले ही भारत का विभाजन भी हो गया। इसलिए जहां एक ओर हमारी एक आंख से अगर खुशी का आंसू निकल रहा था, तो दूसरी आंख रो रही थी, क्योंकि जहां एक ओर हमें आजादी की खुशी थी, वहीं कुछ लोग मतलब लाखों लोग बेघर हो गए। कुछ लोगों को चिंता थी कि वो पंजाब छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कुछ पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल की तरफ जा रहे हैं, कुछ जगह जगह से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, जगह जगह से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और वो देश छोड़ के चले गए। ये दुनिया का कहते हैं कि सबसे बड़ा स्थानांतरण था। गांधी ने जिस अहिंसा की बात कही, लास्ट के सांप्रदायिक दंगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को इतना हिंसक कर दिया कि वो हमारे इतिहास में काले पन्नों के रूप में आज भी दर्ज है। आज भी इंडियन पार्टीशन पर बहुत सारी मूवीज आई है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार भारत के विभाजन की त्रासदी हुई और लाखों लोग जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान गए और पाकिस्तान छोड़ के भारत में गए। यहां तक कि बंगाल का नोआखली वगैरह ऐसी जगह थी जहां पर सांप्रदायिक दंगे भयंकर थे। इस विभाजन की इस घड़ी में जब भारत आजाद हो रहा था, तब गांधी जी बंगाल में नोआखली में थे और वहां पर वे दंगे रुकवाने के लिए चारपाई डालकर उनके बीच में बैठ गए। कहते हैं कि 15 अगस्त की रात से पहले एक पत्रकार जो है गांधी से मिला, मतलब 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह 12 बजे की बात का वक्त, एक पत्रकार गांधी से मिला कि गांधी जी, हम चाहते हैं कि आपने राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी बागडोर आपने संभाली है, इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत की आजादी का तिरंगा लाल किले से आप लहराएं। कहते हैं कि जैसे ये बात पत्रकार ने गांधी से कही, उसी समय गांधी जी की आंखों से टप 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 आंसू निकले और जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वहां से एक पत्ता गिरा और उस पत्ते पे वो आंसू गिरे। गांधी जी ने वो पत्ता उस पत्रकार को दिया और कहा कि आप ये पत्ता भेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में नेहरू और पटेल को दे देना और कहना कि आपको आजादी बहुत बहुत मुबारक। कुल मिला के 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त की जो रात थी, उसमें बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग इकट्ठे हो गए। आजादी के उस पल का इंतजार किया जा रहा था। और फिर 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जब भारतीय झंडे को लहराया गया, तो आप लोग ध्यान रखना, जो सांकेतिक झंडा उस समय लहराया गया, उस समय इतनी भीड़ खचाखच थी और उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो ये आपका आधुनिक भारत का इतिहास था जो मैं आपको आजादी तक लेकर आया। लेकिन अभी कुछ टॉपिक और है, जैसे हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कुछ महत्वपूर्ण वायसरॉयज के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक टॉपिक पे लूंगा जिसमें आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 और 1947 के अधिनियम तक एक साथ एक क्लास में उसको समझाने का प्रयास करूंगा तुलनात्मक रूप से, ताकि वो चीजें आपको समझ में आए। अब एक अंतिम क्वेश्चन हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे और वो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि माउंटबेटन प्लान क्या था। तो मुझे पता है कि आपको मैंने बढ़िया से समझा दिया है, आप माउंटबेटन प्लान को बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए
कि माउंटबेटन प्लान की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन ये आपके सामने आए कि माउंटबेटन प्लान की समीक्षा कीजिए। माउंटबेटन प्लान की समीक्षा कीजिए। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था डिकी बर्ड प्लान की समीक्षा कीजिए, तो डिकी बर्ड प्लान इसी प्लान को कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि माउंटबेटन प्लान क्या था, तब तो जो मैंने बताया वो लिख दोगे, लेकिन यहां पर प्लान नहीं पूछा है, बल्कि प्लान की जगह क्या पूछी है, समीक्षा पूछी है। और समीक्षा में क्या लिखा जाता है, समीक्षा में उस प्लान की क्या तो उपलब्धियां थी और क्या उसकी कमियां थी, ये दोनों आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान रखना, समीक्षा में लगभग उपलब्धियां और कमियां बराबर की स्थिति में आती हैं, और जो लास्ट में निष्कर्ष आएगा वो जैसा है वैसा आपको बताना है। अगर पॉजिटिव निष्कर्ष हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव। अब सबसे पहले जब आप इसकी शुरुआत करोगे तो शुरुआत में आप 20-25 शब्द ये लिख दोगे, क्या कि 3 जून 1947 को तत्कालीन भारतीय वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के संवैधानिक गतिरोध का हल करने, देशी रियासतों के भविष्य को तय करने, संविधान सभा के काम करने की प्रणाली को करने और विभाजन और स्वतंत्रता के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने के लिए जो प्लान प्रस्तुत किया, उसी प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। जब इसी प्लान को ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया तो इसे भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है। इस प्लान की उपलब्धियां क्या थी? सबसे पहले इस प्लान की उपलब्धियां क्या थी, तो यहां पर उपलब्धियों के लिए जैसे आपका पॉइंट आएगा सबसे पहले कि इसकी उपलब्धियां क्या थी, तो इसकी उपलब्धियां क्या थी। उपलब्धियों में जैसे सबसे पहले आपको ये बताना कि इस प्लान में ऐसे क्या पॉइंट थे जो आपको लगता है कि ये वास्तव में इसका एक बड़ा पॉइंट था। तो उपलब्धियों मेरे दृष्टिकोण से पहला पॉइंट था जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार न करना, ये बड़ा पॉइंट है। क्या कि इस जिन्ना ने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संप्रदाय नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं। यहां पर माउंटबेटन योजना में जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, अर्थात भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ। यदि धार्मिक आधार पर होता तो पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र होता और भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता। ये भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर एक बड़ा कलंक होता। लेकिन माउंटबेटन योजना में कांग्रेस और गांधी और कुछ अन्य दलों के कहने के कारण इस प्लान को जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। आज भी कुछ न्यूज़पेपर्स में आता है कि जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। अगर स्वीकार करते तब तो भारत पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र होता और पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र होता। लेकिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर, हमारे संविधान सभा पर, हमारी अंतरिम सरकार पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने भारत को सेक्युलर इमेज दी, जो आज पूरी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक एकरूपता की बड़ी पहचान है। तो पहला पॉइंट, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार न करना। दूसरा पॉइंट होगा कि इस माउंटबेटन प्लान में संविधान सभा के काम को रोका नहीं गया, संविधान सभा के कार्यों को जारी रखना, ये इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट था। तीसरा विभाजन एवं स्वतंत्रता की जटिल समस्या का समाधान करना। इसी कारण माउंटबेटन को भारत में सपनों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर एक इसकी कमियों में क्या आएगा, नंबर 1, देशी रियासतों के संदर्भ में स्पष्ट नीति का न होना, जिसके कारण
कई रियासतें शामिल हुई, कई शामिल नहीं हुई, और जो नहीं शामिल हुई उनमें से आज एक रियासत का झगड़ा आज भी चल रहा है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, कश्मीर रियासत को। फिर दूसरा सेकंड पॉइंट, अगर अंग्रेज कहते, देशी रियासतों के संदर्भ में स्पष्ट लेकर आते, तो आज हमारा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग होता और इतनी दिक्कत नहीं होती। तो जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भूमिका थी। तो पहला देशी रियासतें, सेकंड पॉइंट जो है वो सीमांकन जल्दबाजी में किया गया, सीमांकन जल्दबाजी में हुआ, जिसके कारण सीमा संबंधी विवाद आज भी है। तीसरा, परिसंपत्तियों का जो बंटवारा था उसके संदर्भ में स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। मतलब जो लोग यहां पर अपनी संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं, वहां पर छोड़ के आ रहे हैं, उसके संदर्भ में भी स्पष्ट निर्णय का अभाव था। लेकिन फाइनली जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो निष्कर्ष आपको इसका बहुत पॉजिटिव लिखना है कि इसकी कुछ कमियां तो अवश्य थी, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में इससे बेहतर प्लान की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अतः इसी प्लान ने एक स्वस्थ भारत को जन्म दिया। भले ही भारत का विभाजन हुआ, लेकिन यह समस्या इतनी जटिल बन चुकी थी कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो ये बिंदु हम करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे कि क्या भारत के विभाजन को रोका जा सकता था, क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था, ऐसे प्रश्नों का समाधान हम कल वाली क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।